अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं CPDI पीस टॉक। मैं हूं आपकी उस्मा खुरम। नाज़रीन, जैसे जैसे नया ग्लोबल ऑर्डर अपनी तरतीब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही तमाम ममालिक भी अपने हाथ पांव मार रहे हैं कि किस तरह से वो इस नए ग्लोबल ऑर्डर में एक इफेक्टिव रोल प्ले करें या एक प्रोमिनेंट उनका रोल हो। और ज़ाहिर है फिर इंडिया कैसे पीछे रह सकता है। और वैसे भी मोदी साहब तो अपने दौरों की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। तो आजकल उनके 3 नेशंस दौरे काफ़ी ज़ेर बहस हैं, जिसमें उन्होंने इंडोनेशिया का किया, फिर न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया और ज़ाहिर हर जगह पे कुछ ना कुछ उनके MOUs वगैरह भी साइंस हुए हैं, कुछ बातें भी हो रही हैं। तो हम आज की गुफ्तगू में इन दौरों की हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो एक रोल वो अपना परसीव कर रहे हैं इंडो पैसिफिक के हवाले से, कितना ये रोल प्ले करेंगे उनके पे दर पे दौरे, और चाइना इनको कैसे देखता है, पाकिस्तान कैसे देखता है। तो हमारे साथ रहिए और हम अपनी गुफ्तगू का आगाज मुख्तार साहब से इस सवाल से शुरू करेंगे कि मुख्तार साहब, मोदी साहब फिर दौरों पे हैं और कुछ ऐसा बीच में ब्रेक आया था, लेकिन फिर कॉन्टिन्यूस उनके दौरे जारी हैं। तो कैसे देखते हैं ये 3 नेशंस जो उनके दौरे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में काफ़ी अहम दौरे हैं। तो इस खत्ते की ये 3 बहुत अहम मुल्क हैं। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क है उस खत्ते का, और उसकी एक बड़ी ग्रोइंग इकॉनमी है, और वो इस वक्त कोई $1.5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुका है। इंडिया का एक तरह से नेबर भी है, ख़ासतौर पे जो अंडमान आइलैंड्स वगैरह हैं, निकोबार और अंडमान आइलैंड्स, वहाँ से वो करीब पड़ता है। फिर ऑस्ट्रेलिया तो एक पूरा कॉन्टिनेंट है, और उनके इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं। वो क्वाड के मेंबर थे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, ये क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड अगरचे थोड़ा सा वीकन हो चुका हुआ है, उसमें ट्रंप को इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा है, लेकिन बहरहाल अभी भी मौजूद है, और ऑस्ट्रेलिया उसका मेंबर है। और फिर एक कॉन्टिनेंटल कंट्री है पूरा, मतलब एक बड़े आज़म है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं, और इंडिया का अच्छा भला डायस्पोरा भी वहाँ पे, काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो स्टडी पे हैं या ऑस्ट्रेलिया वैसे में मौजूद हैं। वो पढ़ने जाते हैं, या उधर उन्होंने इमिग्रेशन ले जॉब्स? ली हुई है, या जॉब्स करते हैं। न्यूजीलैंड में फिर उसी तरह से उस खत्ते का एक बड़ा अहम मुल्क है। तो इन तीनों के साथ इनका दौरा हुआ, और ये दौरा इनका हुआ है, आप देखें तो ये 6 से 11 जुलाई 6 से 11। तो इसमें सबसे पहले तो ये वो गए हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में इनके कई एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ 14 एग्रीमेंट्स का जिक्र है, जिसमें ज़ाहिर है जो बहुत अहम एग्रीमेंट इनका था, जिसकी ज़्यादा बात हुई है, वो तो वेपन्स के बारे में। ब्राह्मोस ये और ब्राह्मोस इंडिया बेचेगा और अस्त्रा बेचेगा। ब्राह्मोस जो है वो इंडिया का एक बड़ा अहम मिसाइल है, जिस पे वो बड़ी प्राइड लेते हैं, जो बेसिकली तो रशियन है, लेकिन इन्होंने उसको अडेप्ट किया और अब मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। और उसकी एक ख़ासियत ये भी है कि वो समुद्र से भी फायर किया जा सकता है, वो लैंड से भी फायर किया जा सकता है, और इंडिया के जो ये Su-35 जहाज़ हैं उनसे भी फायर किया जा सकता है। और Su-35 इंडोनेशिया के पास भी हैं। तो गालबन इंडोनेशिया को इसी वजह से उसमें एक इंटरेस्ट आया होगा कि मिसाइल भी अच्छा है, और उनके पास भी Su-35 है, तो ये शायद कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट का इशू नहीं होगा। फिर इनका जो अस्त्रा है वो एयर टू एयर मिसाइल है, तो वो भी उन्होंने ख़रीदा है। तो आजकल इंडोनेशिया काफ़ी वेपन्स एक्विजिशन कर रहा है, वो राफेल भी ले रहे हैं, वो J-10 भी ले रहे हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू सुनने में आ रही है, तो इनके साथ भी हुआ है। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ 14 एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो इसके अलावा इन्होंने, अच्छा, इंडोनेशिया ने सिविलियन अवार्ड भी दिया है, जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना मोदी साहब को। तो ओरिजिनल है? हाँ जी, ओरिजिनल? नहीं, ओरिजिनल ही देते हैं, लेकिन वो हाँ, मुल्क देते रहते हैं वैसे। अगरचे इंडिया में तो अब उसका काफ़ी मजाक बना हुआ है कि ये मेरे ख्याल में जहाँ भी जाते हैं तो पहले उनसे बात करते हैं कि हमें अवार्ड देंगे या नहीं देंगे। तो एक इस तरह का मजाक चल रहा है, लेकिन मुल्क देते रहते हैं। मतलब डेफिनेटली इंडिया एक बड़ा मुल्क है, कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आज़म आ रहा है, तो उसको हाईएस्ट अवार्ड अब दे देंगे, तो इट्स कॉमन। हम भी जैसे इस तरह के अवार्ड देते रहते हैं, लेकिन कई दफ़ा नहीं भी देते। थोड़ा सा ताल्लुक की नौयत पे भी होता है कि आपकी ताल्लुकात की नौयत कैसी है। अच्छा, इसका एक और भी है कि इंडोनेशिया में जो अच्छी पजीराई हुई है ना, उसमें जैसे इंडोनेशिया की पार्लियामेंट में भी उनको एड्रेस करने का मौका दिया गया। अच्छा, ये भी एक बड़ा होता है कि आपका कोई डिग्नेटरी बाहर से आ रहा है, तो अगर आपने उसको ज़्यादा इज्जत देनी हो, तो एक तो आप अवार्ड देते हैं, दूसरा आप कहते हैं कि आप हमारी पार्लियामेंट से एड्रेस करिए। तो बहरहाल वो इंडोनेशिया भी जमहूरियत है, इंडिया में भी जमहूरियत है, अगरचे
जिस तरह की मोदी साहब जमहूरियत चला रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल कभी बात करेंगे इलेक्शंस इस तो होते हैं। हाँ जी, तो इन्होंने उसको एड्रेस किया है पार्लियामेंट को, तो ये भी एक तरह से उनको एक ऑनर दी गई है। तो इनका आप कह सकते हैं कि बड़ा अहम विजिट था, और इसमें इनके रिलेशनशिप में वो एक तरह से माइलस्टोन है, और उसमें सबसे बड़ी हाईलाइट वो ब्राह्मोस की थी और आस्त्रा की डील की बात है, और जिसके जिसके हवाले से ज़ाहिर पाकिस्तान में भी ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन इनकी जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है ना, उसमें कोई तस्करा नहीं है इसका। नहीं, इसका जो मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आजकल इंडिया का हर फोकस ये होता है कि जब भी किसी से मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं पहलगाम की मजम्मत करिए और पाकिस्तान की तरफ इशारा करिए। तो वो जो जापान के वज़ीर आज़म के साथ फॉर एग्जांपल ये हुआ, तो उसमें ये दे वर सक्सेसफुल। हालांकि जापान आमतौर पर इतना खुल के पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आता होता था, लेकिन इस दफ़ा वो उन्होंने किया। इंडोनेशिया में भी इन्होंने कोशिश की होगी, तो वो शायद कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इनकी जॉइंट स्टेटमेंट में उसका जिक्र नहीं है। तो उन्होंने कोई इशारा पाकिस्तान वगैरह की तरफ नहीं किया, और कोई पहलगाम वगैरह की मजम्मत की है तो वो तो हम भी करते हैं, पाकिस्तान भी करता है, तो उस हवाले से शायद कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं था। वो शायद कोई उसका था भी नहीं, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ तो पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और अब से नहीं है, शुरू से हैं, पार्टीशन से हैं। मतलब बल्कि इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में पाकिस्तान ने उनकी बड़ी मदद की थी। मैंने शायद पहले भी किसी एक एपिसोड में शेयर लास्ट में जब किया हमने था बात की थी कि कायदे आज़म उनकी वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बड़े दाई थे। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, जो नीदरलैंड के जो शिप्स या जहाज़ कराची एयरपोर्ट या पोर्ट से गुजर के तो इंडोनेशिया जा रहे होते थे, रास्ते में रुकते थे रिफ्यूलिंग वगैरह के लिए या रिपेयर मेंटेनेंस और उसके लिए, तो वो कायदे आज़म ने मना कर दिया कि जनाब अगर इनमें एमुनिशन जा रहा है तो वो पाकिस्तानी पोर्ट्स यूज़ नहीं कर सकते। वो एक सॉलिडारिटी थी विद द इंडोनेशियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फ्रीडम फाइटर्स के साथ। तो पाकिस्तान के साथ एक इस तरह का ताल्लुक है। फिर एक 600 जो सोल्जर्स थे मुस्लिम्स, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, उनको डिप्लॉय किया गया था इंडोनेशिया में जापानियों के खिलाफ, तो उन्होंने वो डिजर्ट कर दिया, मतलब ब्रिटिश आर्मी को छोड़ दिया, और वो फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिल गए। तो मतलब एक बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ। तो वो इंडिया के ज़ाहिर ताल्लुक उनका भी है, लेकिन ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान की कास्ट पे है। अच्छा, तो ये तो इनका इंडोनेशिया के साथ हो गया। फिर ज़ाहिर है इनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा इनसे 8 से 10 जुलाई को हुआ है। अच्छा, मतलब 8 को इन्होंने अपना ख़त्म किया दौरा इंडोनेशिया में, उसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो वो भी बड़ा, उसमें बड़े अहम वो साइन हुए हैं इनके एग्रीमेंट्स वगैरह या MOUs वगैरह, जिसमें मैं कुछ जो है मिसाल के तौर पे वो आपसे बता देता हूँ। तो एक तो इन्होंने वहाँ पे को चेयर किया, एक इनका ना को चेयर्ड 3rd इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर्स समिट। तो ये भी एक इनका वो मैकेनिज्म है कि लीडर्स की समिट होती है एनुअल ना, तो इसमें उन्होंने को चेयर किया। तो वो एक इनका प्लेटफॉर्म ज़ाहिर मौजूद है। अगेन इट इंडिकेट्स गुड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। फिर न्यूक्लियर एनर्जी का कोऑपरेशन, जिस पे हमने एक अलग सेपरेट एपिसोड भी किया है, कि उसके तहत जो यूरेनियम है वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को फराहम करेगा उनके पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। तो ये एक अहम है। अच्छा, ये इसमें यहाँ पे एक दिलचस्प बात ये है कि ये उस बैकग्राउंड में हो जब इंडिया ने, आपको पता है पिछले साल उन्होंने एक पहलगाम वाले वाक़े को बहाना बनाकर पाकिस्तान पे हमला किया था। बिल्कुल। तो मतलब एक यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे मुल्क को फराहम कर रहा होगा जिसने पिछले साल एक वॉर ऑफ एग्रेशन की है, पाकिस्तान पे हमला किया है। अच्छा, वो वैसे तो मुल्क हमला करते रहते हैं, वो कई दफ़ा लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर ने एक दूसरी न्यूक्लियर पावर पे हमला किया। तो मतलब एक तरह से इंडिया ने एक वो रेकलेस हरकत की कि जिसके नतीजे में अगर एस्केलेशन होती चली जाती तो खुदा न खास्ता न्यूक्लियर वार का खतरा था। ऑस्ट्रेलिया ने फैसला किया है कि हम एक ऐसे मुल्क को पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम देंगे। अब ये एक मानी खेज बात है, इससे ताल्लुक का पता चलता है। वरना देखिए ना, आप ये सोच रहे होते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया में, अदरवाइज अगर आप पीस पे बिलीव करते हो, नॉन प्रोलिफरेशन पे बिलीव करते हो, तो आप सोचेंगे हम किस मुल्क को दे रहे हैं। और जो कहने को वो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए दे रहे हैं, लेकिन क्या इतने इफेक्टिव सेफगार्ड्स मौजूद हैं कि ये यूरेनियम वो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में यूज नहीं होगा?
अगरचे इंडिया ने एक प्रोटोकॉल साइन किया हुआ है जो आईएईए का एडिशनल प्रोटोकॉल है, लेकिन उसके बारे में ये कहते हैं कि ये कोई बड़ा अच्छा वो नहीं है, कि वो सेफ गार्ड नहीं है कि जिसके नतीजे में वो इफेक्टिवली किया जा सके। और इंडिया की हिस्ट्री है वो डाइवर्ट किया था उसने। मतलब जब जो कैनेडियन उनके पास एक साइरस नामी रिएक्टर था, उससे प्लूटोनियम एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाकर 1974 में टेस्ट किया था। तो इंडिया हैज दैट काइंड ऑफ अ ट्रैक रिकॉर्ड। तो इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया उनको दे रहा है, तो ये एक मानी खेज बात है, मतलब एक ताल्लुक को आप कह सकते हैं कि उनका एक अच्छा ताल्लुक है। दूसरी बात, एक और खबर जो बैकग्राउंड है जिसमें हुआ है, अभी हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया ने अपने 12 या 14 न्यूक्लियर वेपन तो अब डिप्लॉय कर दिए, और उनके पास वो जो उनकी सबमरीन है ना, अरिहांत ये कुछ कहते हैं, जो सबमरीन उन्होंने 3 के करीब वो डिप्लॉय कर चुके हैं, उनमें वो मिसाइल मेटेड शक्ल फॉर्म में नस्ब है। मेटेड मतलब मिसाइल के ऊपर न्यूक्लियर वेपन लगा हुआ है। आमतौर पे इंडिया पाकिस्तान इससे पहले अलग अलग रखते थे ताकि मिसयूज ना हो या एक्सीडेंट ना हो। अब वो इंडिया ने उनको प्रॉपर्ली डिप्लॉय कर दिया हुआ। अच्छा, तो एक तरफ वो खबर आई कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर दिए हुए हैं। पिछले साल एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट ने दूसरी न्यूक्लियर पावर पे हमला किया। इस बैकग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने अभी एग्री किया है। लीगली उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि वो इंडिया को फेवर मिला हुआ है जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उससे। बहरहाल ये क्या है, उसकी पेशरफ थी। फिर एक इनका जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी है। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी एरियाज में भी कोऑपरेट पहले भी करते रहे हैं, फिर कर रहे हैं। इसके लिए वो जाहिर है कि इनके बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हैं और एक क्वाड का मैकेनिज्म भी है जो अब थोड़ा सा कमजोर पड़ा हुआ है, लेकिन बहरहाल क्वाड का मैकेनिज्म ऑन पेपर या वैसे फंक्शनल तो है, लेकिन उसकी जो समिट वगैरह होनी थी वो मेरे ख्याल में पिछले 1-2 साल से नहीं हो सकी है क्योंकि ट्रंप शायद उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा। फिर इन्होंने एक और एग्रीमेंट जो किया है वो है कि न्यू मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड। अच्छा, मैरीटाइम का भी एक बड़ी दिलचस्पी है। जैसा बात है कि एक तो ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन ओशन का मुल्क भी है, फिर आगे न्यूजीलैंड जो है वो ज़ाहिर है पैसिफिक वगैरह आ जाता है। तो इधर एक मैरीटाइम के हवाले से कोऑपरेशन, तो ये वो खिता वही है जहाँ पे ज़ाहिर है स्ट्रेट ऑफ मलाका भी मौजूद है। तो एक मैरीटाइम कोऑपरेशन, अब उसकी जुजियात क्या है मैं नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है कि इस एरिया में ये कोऑपरेट कर रहे होंगे। और इंडिया अपने आप को इस खिते की एक बड़ी नेवल पावर देखता है, इंडियन ओशन की सबसे बड़ी पावर देखता है, या कम से कम ये एम्बिशन है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह का कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हो जाना, वो आप अगर उसको जोड़ते हैं मतलब इन मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया शायद इसी तरह से अपना नेवल प्रोफाइल बिल्ड करना चाह रहा है। फिर कोस्ट गार्ड्स की इंटीग्रेशन की बात भी हुई है। कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ इंडिया, लेकिन कोस्ट गार्ड्स। तो इसका मतलब है कि इंडिया शायद इसको आगे देख रहा है कि हम कैसे हमारे कोस्ट गार्ड्स और आपके कोस्ट गार्ड्स, तो कोस्ट गार्ड्स तो आमतौर पे आपकी टेरिटोरी, आपकी मैरीटाइम बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इंडिया की अपनी मैरीटाइम बाउंड्री तो बहुत दूर है ऑस्ट्रेलिया की मैरीटाइम बाउंड्री की, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये एक्चुअली क्यों किया गया है और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। लेकिन ऐसा ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मजीद बाहर आएगी। फिर इसी तरह से न्यूजीलैंड का विजिट है जो आखिर में इन्होंने किया है। अच्छा, न्यूजीलैंड के साथ इनका विजिट कोई बहुत अरसे बाद हुआ है, तो मेरे ख्याल में 40 साल बाद विजिट किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने किया है न्यूजीलैंड का। पता नहीं मोदी साहब को इतनी देर से ख्याल क्यों आया, क्योंकि 2014 से दौरे कर रहे हैं, लेकिन बिल आखिर इन्होंने कहा कि इसको टच कर लिया जाए। इससे पहले राजीव गांधी 1986 में गए थे वहाँ पे, तो उधर भी इनके काफ़ी सारे एग्रीमेंट हुए हैं, जिसमें एक तो ये हुआ कि इंडिया न्यूजीलैंड रोड मैप टू 2030, और जिसमें फिर इन्होंने ये भी कहा है कि हमने बायलैटरल ट्रेड अपनी कोई $4.2 बिलियन तक बढ़ानी है बाई 2030। तो मतलब, और इधर भी मैरीटाइम कोऑपरेशन एग्रीमेंट उसका जिक्र हुआ है। तो मतलब ये तीनों सिग्निफिकेंट हैं, जिसमें आप जो कॉमन चीज़ें देख रहे हैं वो कुछ मैरीटाइम रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं, कुछ मिनरल्स वगैरह का देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया दोनों के साथ तो बहरहाल एक कुछ डिफेंस कोऑपरेशन भी आप देख रहे हैं। न्यूजीलैंड एक छोटा सा मुल्क है लेकिन बड़ा अच्छा मुल्क है, मतलब बड़ा प्रॉस्परस, वेल डेवलप्ड, खुशहाल मुल्क है, लेकिन मैरीटाइम कोऑपरेशन उनके साथ भी देख रहे हैं। तो मतलब इस दौरे की एक सिग्निफिकेंस है, और आप इससे कह सकते हैं कि पैसिफिक में और इंडियन ओशन में इंडिया के जो एम्बिशंस हैं
तो ये एक तरह से उस हवाले से उसमें उसको कंट्रीब्यूट करता है। और फिर कहीं ना कहीं ताल्लुक इसका वो चाइना वगैरह से भी जुड़ जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा सवाल भी आपसे यही होगा कि जब कोई भी मूव करता है कंट्री, तो ज़ाहिर है एक तरफ पाकिस्तान में, स्पेशली जब इंडिया की बात करते हैं तो एक तरफ पाकिस्तान में कंसर्न होता है, लेकिन अब कुछ डेवलपमेंट चाइना को लेके हमें नज़र आती हैं जब हम ब्रॉडर उसको देखते हैं, तो ज़ाहिर है चाइना भी उसको देख रहा होगा, तो कैसे वो इसको देख रहे होंगे, क्या उनकी इसके ऊपर नज़र कितनी होगी? देखिए, चाइना का बुनियादी कंसर्न तो मेरे ख्याल में क्वाड था कि क्वाड अगर एक्टिव रहता है जिसमें ये सारे मुल्क आपस में कोलैबोरेट करते हैं, और अगर उसका ऑब्जेक्टिव चाइना को कंटेन करना हो, और फिर ख़ास तौर पे स्टेट ऑफ मलाका या ताइवान के हवाले से क्या मतलब, ये जो इंडिया चाइना की ख़ास तौर पे जो सेंसिटिविटीज़ हैं, एक तो ये कि ताइवान के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या उधर ओवरऑल इस खित्ते में मिलिट्री कैपेसिटीज या अलायंसेस कैसे बन रहे हैं। तो क्वाड थोड़ा वीकन हुआ है, वो तो इंडिया चाइना के लिए रीएश्योरिंग होगा कि ये जो जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका मिलके ये कर रहे थे, तो उसकी वीकन होना वो ज़ाहिर चाइना के लिए पॉजिटिव है। लेकिन वो इसको इस नज़र से भी देख रहा होगा कि अब शायद इंडिया अपने बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि एक बेस तो मौजूद रहे कि अगर वो रिवाइव होता है या फ्यूचर में कोई इस तरह का अरेंजमेंट होता है, तो ये इंडिया ने जापान के साथ भी अपने बायलैटरल रिलेशंस को एक इम्पीटस दिया है, और उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी भी मुलाकात भी हुई जिसमें एंटी पाकिस्तान एक स्टेटमेंट भी इशू हो गई। फिर इंडोनेशिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन और ब्राह्मोस का डिफेंस कोऑपरेशन इनका ऑलरेडी वियतनाम, फिलीपीन वगैरह के साथ भी है जिसमें ब्राह्मोस वगैरह इन्होंने उनको भी बेचे, और अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बायलैटरल। तो मेरे ख्याल में ये इमीडिएटली तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, ये इस तरह के रूटीन की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो वो चाइना भी देख रहा होगा कि कैसे चीज़ें कैसे इवॉल्व होती हैं। इसमें एक और अहम बात यह है कि चाहे इंडिया जो है अपना निकोबार और अंडमान आइलैंड्स को काफ़ी डेवलप कर रहा है, वो ज़ाहिर काफ़ी करीब है स्टेट ऑफ मलाका से, तो अभी चीज़ें फ्लक्स में है। मतलब आप कोई एक बड़ा वाज़ेह ट्रेंड नहीं देख सकते। मतलब एक तरफ तो ये है ना कि इंडिया इस तरह का ताल्लुक बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो खुद चाइना और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुक में ट्रेड तो बहुत है। मतलब जहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ है ना, और ऑस्ट्रेलिया चाइना को एक थ्रेट के तौर पे देखता है, वहाँ पे इन दोनों मुल्कों के बीच में आप ट्रेड देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही है। इंडोनेशिया और चाइना के बीच में कोई छोटा मोटा मैरीटाइम डिस्प्यूट भी है, लेकिन इंडोनेशिया और चाइना के बीच में बहुत ट्रेड है। सेम गोज़ फॉर वियतनाम। वियतनाम ने इंडिया से ब्रह्मोस भी खरीदे हुए हैं, लेकिन वियतनाम का चाइना के साथ बहुत गहरा ट्रेड का ताल्लुक है। बल्कि जो चाइनीज़ इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है काफ़ी सारी पिछले कुछ अरसे में, तो वो ज़्यादा वियतनाम में गई है। इंडिया ने उम्मीद लगाई हुई थी हमारे मुल्क में आएगी, लेकिन उधर को खास नहीं गई है, क्योंकि इधर बीच में वो कुछ वाक़यात हो गए थे इनके बॉर्डर पे। तो मेरे ख्याल में मल्टीपल ट्रेंड्स हम इस वक्त देख रहे हैं फ्लक्स में, सिचुएशन किस तरफ भी जा सकती है, लेकिन इंडिया बहरहाल अपने आप को वो कर रहा है कि हम कैसे इस खित्ते में अपने अलायंसेज, अपने ताल्लुकात, अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड करें और अपनी मैरीटाइम कैपेसिटी बिल्ड करें, अपनी नेवल कैपेसिटी। क्या इसमें कामयाब हो पाएगा इंडिया? मींस क्या जो देखिए, इंडिया की कैपेसिटी तो है ना, आपकी 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी, मतलब प्लस माइनस, कुछ लोग तो कहते हैं 4 से कम हो गई है, क्योंकि जब से एक्सचेंज रेट इनका डॉलर रीवैल्यू हुआ है, तो वो डाटा भी एक वो होता है कि आप कैसे उसको देख रहे हैं। लेकिन तो इंडिया तो उस कोशिश में तो है ना, और इंडिया का पोटेंशियल भी है। देखिए ना, इंडिया की एक बड़ी कोस्ट लाइन है, इंडिया की एक नेवी, उनके पास ऑलरेडी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसमें दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। फिर इन्होंने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इनके पास हैं। अभी तो इन्होंने अपने कोई 12 या 14 के करीब न्यूक्लियर वेपन वो डिप्लायबल फॉर्म में इन्होंने अपनी सबमरीन्स पे लगा दिए हैं। 3 गालबन इनकी सबमरीन्स अरिहंत वो डिप्लॉय हो चुकी हुई हैं। तो इंडिया की ये वो है, एम्बिशन है, लेकिन कब ये अचीव कर पाएगा, देखिए उसका ताल्लुक इससे भी होता है कि आपकी अपनी कैपेसिटी क्या है, जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनकी कैपेसिटी क्या है। तो फिर चूंकि ये एक बात है कि इंडिया एक अच्छी नेवल पावर हो, ये एक दूसरी बात है कि आप पूरे इंडियन ओशन के एक अकेले वो मतलब एक बड़ी लीडिंग पावर बनना चाहिए, कि आप कहें कि जी अब हम तो इस इंडियन ओशन की सबसे बड़ी पावर है और हम इसको कंट्रोल करते हैं और कोई हमारे मुकाबले में ठहर नहीं सकता, वो एक और बात है।
वो अमेरिका जैसे कह सकता है कि वो तो दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर है, वो सारे दुनिया में वो मैरीटाइम सिक्योरिटी भी देता है, वो सी लाइंस की सिक्योरिटी भी देता है, कहीं भी जाके पावर प्रोजेक्ट कर लेता है। लेकिन इंडिया क्या अपनी कोस्ट लाइन से निकल के पावर प्रोजेक्ट कर सकता है? तो अभी तो वो नहीं है। लेकिन उनके पास जो है ना एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो एक तरीका है पावर प्रोजेक्ट करने का। वो तो आपको पता है, जब इन्होंने सिंदूर लॉन्च किया तो पाकिस्तान के भी करीब लेकर आए, तो फिर पीछे ले गए। क्योंकि उससे क्या पावर प्रोजेक्ट होनी है कि अगर आपके उसके पास एयर फ्लीट जो उसके जहाज़ हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है, वो अगर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अभी तो वो भी हो गया है ना एसिमेट्रिकल वारफेयर या ड्रोन्स और ये वो। अब तो रशिया के ही अपने ऐसे शिप जो उनके हाई एंड शिप्स थे, वो यूक्रेन ने ड्रोन मार के तबाह कर दिए, या अपने होम में लोकल मेड मिसाइल में मार के तबाह कर दी। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे ले गया है ईरान वाली जंग में। उनको डर था कि ये कोई, और शायद किसी एक पे कोई हमला हो भी गया, कोई नुकसान भी हुआ है किसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर का। तो इंडिया अभी तक तो पावर प्रोजेक्ट करने की पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी कोस्ट लाइन से दूर जाकर, मतलब ऑस्ट्रेलिया के करीब जाके पावर प्रोजेक्ट करे, या इवन मलाक स्टेट ऑफ मलाका के करीब जाके पावर प्रोजेक्ट करे। ये आसान नहीं है। मतलब आगे वाले की भी कैपेसिटी देखनी होती है ना कि दूसरा क्या लेके बैठा हुआ है। अगर चाइना को, फिर चाइना को देखना है ना इस सूरत में, तब चाइना को भी देख रहे हैं कि उसके पास क्या। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन अगर चाइना का अगर आप इंडिया की एम्बिशन को देखें, तो वो तो चाहेगा कि उसके पास ये कैपेसिटी हो कि वो स्टेट ऑफ मलाका को भी ब्लॉक कर सके, अगर करना पड़े। जाहिर है आमतौर पर तो नहीं किया जाता। और बल्कि वो इधर ये जो है पर्शियन गल्फ, इसको और वो जो कि बाबुल उधर तक, मंदब, मतलब वो सारा इंडियन ओशन बाबुल है। मंदब, हाँ। बाबुल मंदब, वो तो इधर तक कोशिश करेगा कि अगर हम इनके, अगर उनके ये जब कामयाब हो पाए, या जो एक होता है ना लॉन्ग टर्म विजन या ऑब्जेक्टिव, कि हम इंडिया इसको है भी ना, सिक्योरिटी। हाँ, जब नाम हमारा इंडिया है तो हम इंडियन ओशन की पावर है, तो ये तो हमारा ओशन है। हम इस, और इसमें शक भी नहीं है कि ये इस एरिया का सबसे बड़ा मुल्क है। मतलब देखें ना, इंडियन ओशन के साथ जितने भी मुल्क लगते हैं, उसमें शायद कलेक्टिवली देखें तो सबसे बड़ा इंडिया ही है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया भी लगता है, वो तो एक कॉन्टिनेंटल पावर है, लेकिन उधर आबादी नहीं है ना, और रकबा उनका बहुत होगा लेकिन आबादी नहीं। अच्छा, तो लेकिन बाकी तो इंडिया ही है ना। सेकंड नंबर पे मेरे ख्याल में इंडोनेशिया आता है। तो इंडिया वो पावर बनना तो चाहता है, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। वो तो तब की बात है जब इंडिया लेट्स से को $20 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाए। सरपास कर ले। बन भी सकता है इंडिया, लेकिन अगर चाइना $20 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है तो इंडिया भी बन सकता है। लेकिन कब बनेगा जाके, और क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं इनको एड्रेस किए बगैर बन भी सकता है या नहीं बन सकता है। बिल्कुल। तो जो जैसे जो है ना बैकयार्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स हों, और आप अब तो वहाँ पे इंटरनल भी चल रहे हैं, सिंदूर और पता नहीं क्या क्या minorities करते की फिर रहे आवाज। हो, तो वो फिर एक वो आपको होल्ड बैक करता है, जैसे हमें होल्ड बैक करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, उनको भी होल्ड बैक करते बिल्कुल। मैं बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, हमारे नाजरीन के लिए जो हमें, जो चाहते हैं कि वो न्यूट्रल एनालिसिस सुने, तो हम उनके लिए ये काफ़ी मालूमात लेके आते हैं। आपका कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहें, कोई बात करना चाहें, अपना कमेंट देना चाहें, तो डेफिनेटली इट्स ऑलवेज वेलकम। और जहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्स भी उसको करें। देखते रहिएगा, पसंद करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।